नमस्कार। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर सिर्फ आपके लिए है और एक ऐसा प्रोग्राम है जो सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपको जोड़ता है। आपको पता लगता है कि आपके प्रदेश, आपके सूबे के मुख्यमंत्री दिन भर क्या कुछ कर रहे हैं, आज कौन से कार्यक्रमों में आपके मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को कौन सी सौगातें मिलने वाली हैं और साथ ही आपके मुख्यमंत्री 2023 में क्या कुछ नया करने वाले हैं। आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या कुछ गतिविधि रही, ये सब हम अपने इस शो में दिखाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंछावाला में 20 साल की युवती को, माफ कीजिएगा 23 साल की युवती की कार से 10 से 12 किलोमीटर से ज्यादा घसीटने के मामले में एक बार दिल्ली में बेटियों की सुरक्षा को लेकर के फिर से सवाल खड़े कर दिए गए हैं। मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि ये किसी की भी बेटी के साथ हो सकता था। कोई भी दोषी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, राजनीति से जुड़ा क्यों ना हो, हम उसे फांसी की सजा जरूर दिलवाएंगे। बहुत बेहद शर्मनाक घटना है और समझ में नहीं आता कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। जब कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ी से एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा और उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई। अभी उसका पोस्टमार्टम मैंने पता किया था, अभी पोस्टमार्टम शायद चल रहा है और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं उम्मीद करता हूं कि और अपील करता हूं कि चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हों जो दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वही मैंने कहा, जो भी कोई भी हो, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन चाहे कितने भी रसूख वाले लोग हों, ये तो किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बहन बहू के साथ हो सकता है। तो इसमें चाहे कितना भी कनेक्शन वाले लोग हों, पॉलिटिकली कितने भी कनेक्टेड लोग हों, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इससे पहले प्रदूषण मुक्त दिल्ली की ओर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक और कदम बढ़ाया और नए साल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अल्ट्रा चार्जिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। इसी मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक दिल्ली की 80% बसें बिजली से चलने वाली होंगी और ई बसें चलाने से दिल्ली में प्रदूषण कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास अभी तकरीबन 300 इलेक्ट्रिक बसें हैं और हम सब मिलकर के दिल्ली मेट्रो की 100 बसों को टेक ओवर कर लेंगे और इस लिहाज से हमारे पास तकरीबन 400 इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी जो कि मेट्रो के रूट पर चलेंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर फिलहाल 7,389 बसें चल रही हैं जो कि पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा हैं। केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए एक रोड मैप साझा करते हुए कहा कि सरकार 2023 में एसी तकरीबन 1500 बसें जो एसी कोचेज होंगी वो भी खरीदेगी और 2025 तक 6,380 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज 50 और बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के लोगों को सड़कों पे मुहैया होने जा रही हैं। इसके साथ हमारी अब 300 इलेक्ट्रिक बसेस हो गई हैं दिल्ली के अंदर। बहुत कम समय में हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस एक्वायर कर ली हैं। इसके लिए मैं सभी ऑफिसर्स का, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये सारी प्रोसीजर्स पूरे किए, उनको भी बधाई देना चाहता हूं और दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध हो रही है। एक मैं आपको पूरा ओवरऑल दिल्ली में बसेस का जो अब स्टेटस है वो बता देता हूं। दिल्ली में अब हमारे पास टोटल 7,379 बसेस हो गई हैं। ये आज तक की पूरे 75 साल की सबसे ज्यादा बसेस हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर। इतनी बसेस कभी दिल्ली की सड़कों पे नहीं हुई थी। तो बीच में कई साल अकाल पड़ा था जब दिल्ली में नई बसें खरीदी नहीं गई थी, कई सालों तक नई बसें नहीं खरीदी गई थी
और हमें भी, मुझे याद है बीच में कहा गया कि इतने साल हो गए बसें नहीं खरीदी गई। जैसे कहावत है, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो दिल्ली सरकार भी जब काम करना शुरू करती है तो फिर छप्पर फाड़ के काम करना शुरू करती है। एक बार खरीदना शुरू किया तो फिर खूब सारी बसें अब एक साथ खरीदी जा रही है। तो 7,379 बसेस खरीदी जा टोटल हैं हमारे पास, जिसमें से 4,060 बसेस डीटीसी में हैं और 3,319 बसेस डिम्स के थ्रू ऑपरेट की जा रही हैं, क्लस्टर में हैं। तो ये हमारी टोटल बसेस हैं। टोटल इनमें से 300 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस हमारी हो चुकी हैं। डीएमआरसी 100 बसेस ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिक बसेस, लेकिन डीएमआरसी वो ठीक से चला नहीं पा रहा, तो डीएमआरसी की बसेस हमने टेक ओवर करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। उसको अब हम ही चलाया करेंगे उनके फीडर रूट्स के ऊपर डीएमआरसी के। और उनकी 100 बसेस डीएमआरसी के फीडर रूट्स पे सफिशिएंट नहीं है, तो उसको इस साल बढ़ा के 2023 में बढ़ा के 480 बसेस हम कर देंगे। तो डीएमआरसी के फीडर रूट्स पे 480 बसेस हो जाएंगी। तो ये अगर 100 एग्जिस्टिंग बसेस दिल्ली मेट्रो की जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, 100 वो और 300 ये, तो 400 बसेस तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो गई। बॉम्बे सबसे ज्यादा बसें बॉम्बे में हैं पूरे देश में, जिसमें 406 बसें हैं। तो उनसे बस 6 बस पीछे रह गए, उसके बाद हम भी सबसे ज्यादा बस वाले दिल्ली में हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक बसेस वाले। तो आने वाले समय में इस साल 2023 के साल में हम 1,500 और नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने जा रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी 300 बसेस हैं। ये 300 बसेस के साथ हमारा फेज 1 पूरा हो जाता है इलेक्ट्रिक बसेस का। अब फेज 2 होगा जिसमें 1500 और बसें खरीदी जाएंगी, वो 2023 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2023 के एंड तक 1500 और बसेस खरीद के 1800 ये और 480 वो, तो 2280 इलेक्ट्रिक बसेस अपने पास 2023 दिसंबर तक हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करेंगे, जिन्होंने राजधानी देहरादून के कोलागढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को सौगात दी और नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने छात्रावास का निरीक्षण भी किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गरीब और समाज के वंचित वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। इससे छात्राओं को रहने के साथ ही पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का तेजी से विकास हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही आज का भारत ने संकल्पों को पूरा करने की ओर अग्रसर है। हम बताते हैं आपको कि लगातार जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी अपडेट्स दे रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावित 2023 को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में जिस तरीके से सुधार हुआ है वो भी काबिले तारीफ है और सरकार हर संभव प्रयास भी कर रही है ताकि और भी सुधार किया जा सके। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री गणेश जोशी और साथ ही गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद दिखे। आज पुनः मुझे यहाँ पर हमारे सभी बेटे बेटियों से के लिए बनने वाले इस छात्रावास का आज लोकार्पण का अवसर तथा इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का शिलान्यास करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में शिक्षा के स्तर को मजबूती देने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें पहले कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक मजबूत करने के लिए संपर्क पाठशाला की शुरुआत की जा रही है, जिनमें आप सब लोगों ने यहाँ पर देखा टीवी डिवाइस के माध्यम के द्वारा उपयोग के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सकेगा। वहीं दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत आज माध्यमिक स्तर पर स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे हमारे बेटे बेटियों को भविष्य में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में भी बड़ी मदद मिल पाएगी, बड़ी मदद मिल सके। ये सभी कार्यक्रम
हमारे गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले मेरे सभी प्रदेश के बेटे बेटियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं कि देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में तेजी से देश का विकास हुआ है। आज का जो भारत है वो नए संकल्पों को पूरा करने के लिए अग्रसर है। उसमें भारत के द्वारा जितने भी प्रस्ताव आज दुनिया के देशों के सामने रखे जाते हैं, सारे प्रस्तावों पर बहुत ठोस तरीके से गंभीरतापूर्वक कहीं न कहीं उनकी विवेचना होती है, उनकी सुनवाई होती है और उस पर फैसला होता है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने यहाँ से बताया कि 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव भी भारत की सरकार के द्वारा दिया गया था और उसको मिलेट प्रस्ताव के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से आप सबको याद होगा कि 21 जून को पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है और यह योग दिवस भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर दुनिया के देशों ने इसको स्वीकार किया और पूरी दुनिया के अंदर 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे स्कूलों में भी अभी से हमारे प्यारे बेटे बेटियों को, हमारे छात्र छात्राओं को G20 के बारे में जरूर उनको बताया जाना चाहिए। किसी न किसी स्तर पर उनके बीच में तमाम प्रकार की जो प्रतियोगिताएं हैं वो प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी चाहिए। वैसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, यहाँ पर योजना बन रही है। बहुत जल्दी शिक्षा विभाग इसको नीचे तक ले जाने का काम करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नोटबंदी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया फैसला देश हित में था। उसमें सभी प्रावधानों का पालन किया गया था। आरबीआई से भी बात की गई थी, जिससे कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द हो गया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में ये पूरा मुद्दा रहा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि इसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी। पीठ ने बहुमत से माना कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था। 8 नवंबर साल 2016 को हुई नोटबंदी को लेकर निर्णय प्रक्रिया में कोई भी गलती नहीं मिली। कोर्ट ने 6 महीने तक चली लंबी सुनवाई के बाद माना है कि नोटबंदी का फैसला सही था। माननीय उच्चतम न्यायालय का इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो फैसला लिया गया था वह देश हित में था। उसमें सभी जो प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया था। आरबीआई से भी बात की गई थी, लेकिन एक ऐसा दल जिसने देश की आज़ादी के कालखंड से लेकर अब तक लगातार 55 सालों तक इस देश के अंदर राज किया है, हुकूमत चलाने का काम किया है, उनके पेट में और कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द हुआ था। लेकिन आज का यह फैसला आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि नोटबंदी का फैसला देश हित में था, काले धन को निकालने के लिए था, काले बाजारी को समाप्त करने के लिए था और देश को आगे बढ़ाने के लिए था, जिसका उस समय पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह जो है ऐतिहासिक फैसला लिया था। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल क्या कुछ कर रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नासिक गए और वहां पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की, भगवान शिव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें भगवान शिव से प्रार्थना की है कि भारत विश्व मार्गदर्शक हो, भारत के शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने और भारत के लोगों के सुखी होने की कामना की है। त्र्यंबकेश्वर भगवान सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है।
हमारा देश भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए और मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाए। मध्य प्रदेश की जनता भी सुखी हो, देश की जनता भी सुखी हो। और कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। यहाँ पर एक तरफ चीन और ब्रिटेन कोरोना से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। विदेश से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है, यानी कि रैंडम टेस्टिंग हो रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर के लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने यूपी में विदेश से आने वालों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमित जो लोग हैं उनकी पहचान और तत्काल इलाज के लिए टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया है, यानी कि पहले तो ट्रीट कीजिए, पहले तो उन्हें पहचानिए, उसके बाद फिर ट्रीट कीजिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि टेस्ट और ट्रीटमेंट और टीकाकरण ही बढ़ाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखा जाए। वेरिएंट पर सतत नजर रखने की जरूरत है। नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग की भी बात मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही अफसरों को निर्देश दिया है कि मॉक ड्रिल में जो भी कमियां हैं उनको फौरन सुधार किया जाए। कोविड काल में सरकार ने हर जिले में आईसीयू स्थापित किए हैं, क्रियाशील बनाए जाए। एक बार फिर से जितने भी आईसीयूज हैं सभी जिलों में आईसीयू और वेंटिलेटर की उपलब्धता की भी बात पर उन्होंने जोर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के नजदीक एक बम मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये जिंदा बम चंडीगढ़ में भगवंत मान के आवास के ठीक पास से बरामद किया गया है और लोकेशन भगवंत मान के घर के पास की है, जहां पर एक जिंदा बम लोकेट किया गया। कहा जा रहा है कि अगर बम फटता तो बड़ा हादसा हो जाता। हालांकि बाल जो सीएम आवास के आसपास लोग हैं वो बच गए हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि बड़ा ही नजदीक मुख्यमंत्री आवास के पास ही ये जिंदा बम मिला है। मैसेज आया था 258 पे, तो जैसे करके ये कांसल और ये जो नया ग्राउंड की जो टी पॉइंट है यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी उसको सिक्योर कर लिया हमें और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। नहीं, अभी इसकी कार्रवाई है कि वी आर मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलके हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया है। अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक। और अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने नए साल के दूसरे दिन जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना। नीतीश कुमार एक एक करके फरियादियों की शिकायतों को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी समस्या के निस्तारण करने के निर्देश दिए। नीतीश कुमार के जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें जमीन कब्जाने और अपराध से जुड़ा हुआ है। साथ ही जनता दरबार में उन्होंने गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कारा विभाग, मद्य निषेध विभाग से संबंधित शिकायतें भी सुनी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को भी ध्यानपूर्वक सुना है। इस दौरान जनता दरबार में सिवान से अपने कई लोग वहां पहुंचे और एक शख्स भी पहुंचा जो अपने बेटे की हत्या के मामले में शिकायत लेकर के पहुंचा। पुलिस प्रशासन और एक बीजेपी नेता पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसे सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौंके रह गए। साथ ही उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। डीजीपी को फोन मिला करके कहा कि मामले को फौरन देखा जाए। पीड़ित पिता मनोज सिंह ने बताया कि साल 2020 अगस्त 2021 को उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर।